अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी और लास्ट क्लास तक हमने सभी टाइप के प्लांट टिश्यूज़ को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने प्लांट टिश्यूज़ को ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड दो में डिवाइड किया था, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं, अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सभी मेरिस्टम्स। और फिर हमने बात की थी परमानेंट टिश्यू की, जिन्होंने लूज कर दी है अपनी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन टेम्परली या परमानेंटली। फिर हमने परमानेंट टिश्यू को दो में डिवाइड किया था, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जिसमें सभी सेल्स उस टिश्यू के अंदर एक से होंगे, वहाँ हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों में से पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा लिविंग है और स्क्लेरेन्काइमा डेड है, जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने पढ़े थे जाइलम एंड फ्लोएम, जो कंडक्टिंग टिश्यू है या वस्कुलर टिश्यू है। दोनों में से जाइलम के 4 एलिमेंट्स में से सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी तीनों ट्रैकीज, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स वर डेड। सो मोर और लेस जाइलम इज अ डेड टिश्यू। फ्लोएम के चारों एलिमेंट्स में से सिर्फ फाइबर्स डेड हैं, बाकी फ्लोएम, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स लिविंग है। सो फ्लोएम इज मोर और लेस अ लिविंग टिश्यू। These all are very very important points. तो हम सब टिश्यू डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है टिश्यू सिस्टम, ऑफ कोर्स प्लांट टिश्यू सिस्टम। अब ध्यान से समझिएगा, हम एनिमल्स में क्या पढ़ते हैं, आपने लोअर क्लासेस में भी क्या पढ़ा है कि सेल का ग्रुप मिलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। यहां मैंने टिश्यू सिस्टम वर्ड लिखा है। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आए प्लांट्स के रेफरेंस में कि टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम एक ऑप्शन है, एक ऑर्गन है, तो पहला चॉइस हमारा टिश्यू सिस्टम होगा। हम देखेंगे अभी कि कैसे अलग अलग तरह के टिश्यू सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गन के अंदर इन अ प्लांट। टिश्यू सिस्टम बेसिकली क्या है, बहुत सारे तरह के टिश्यूज होंगे। जैसे आज हम पढ़ेंगे जो टिश्यू सिस्टम, उसमें हमें पैरेन्काइमा टिश्यू मिलेगा अलग अलग मॉडिफिकेशंस के साथ। हम और एक और जब हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे उसमें पैरेन्काइमा भी है, स्क्लेरेन्काइमा भी है, कॉलेनकाइमा भी है। हम वस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। तो ये सब टिश्यूज हैं अलग अलग। सो अलग अलग टिश्यूज जब एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो उसे हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्लांट्स में आएगा तो टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, जो एक ऑर्गन के अंदर अलग अलग टिश्यू सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे। एनिमल्स में टिश्यू के बाद ऑर्गन, हम सीधे इसी तरह से लिखते हैं। बट एनीवेज, हमें प्लांट्स में 3 टिश्यू सिस्टम्स पढ़ने हैं। प्लांट हैज 3 टिश्यू सिस्टम्स और इसका बेसिस क्या है? सो 3। व्हाट इज द बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, किस बेसिस पर हम 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, यानी वो उस ऑर्गन में, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, उसमें किस जगह पर है, क्या लोकेशन है और कैसा स्ट्रक्चर है। देखो, आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज बताती हूँ। सपोज करो ये एक स्टेम है और हमने इसका टीएस कट किया ऐसा, तो ये गोल दिखेगा। सो लेट्स से ये एक स्टेम का टीएस है, या रूट है, रूट का टीएस है, या लीफ है, लीफ का टीएस है। सपोज मैं एक स्टेम का टीएस बना रही हूं। हमेशा एक सबसे बाहर का टिश्यू सिस्टम होता है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ये सबसे बाहर का, चाहे लीफ हो, रूट हो, स्टेम हो, इसे कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हम अभी लिखेंगे। तो लोकेशन आउटर मोस्ट है, एपिडर्मल। समझना भी बड़ा आसान है। एपी का मतलब होता है अपॉन, डर्मल का मतलब होता है स्किन, अपॉन स्किन। जैसे हम सब ह्यूमंस की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, किससे बनती है? हमारी एपिडर्मिस, हमारी स्किन से। ऐसे ही प्लांट्स में भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें बहुत सारे तरह के टिश्यूज हैं अलग अलग, वो मिलकर आउटर मोस्ट कवरिंग बनाते हैं। फिर क्योंकि चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, उनको वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, फूड चाहिए, तो यानी जाइलम होगा, फ्लोएम होगा। इसको जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हम पढ़ेंगे किस तरह से जाइलम फ्लोएम अरेंज होता है। अभी मान लो, समझ लो कि ये सपोज करो जाइलम और फ्लोएम है,
लेट्स से ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये जितना भी जाइलम फ्लोएम है उसे कहते हैं वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। अब ये भी बड़ा आसान है याद रखना, क्योंकि इसमें वस्क्यूलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। जहां भी जाइलम फ्लोएम है, मान लो यहाँ एक जाइलम फ्लोएम का बंडल है, एक यहाँ, तो वो जहां जहां है वो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट हो गया। और इन दोनों को छोड़कर, इनके अलावा जो कुछ भी मिलेगा, जो भी टिश्यू है, ये सारा, ये सब, जाइलम इधर भी, ये सब, एवरीथिंग एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज कॉल्ड ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए प्लांट्स में सबसे बड़ा लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम कौन सा होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? बड़ा आसान है, देखकर ही समझ में आ रहा है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है ये। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सिर्फ बाहर मिलेगा, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम फ्लोएम बंडल्स में मिलेंगे, और बाकी सब कुछ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा। ऑलराइट, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें समझ आनी चाहिए। तो अब मैं इसे डिवाइड कर देती हूं, इट इज डिवाइडेड इनटू 3, 1, 2 एंड 3। अब हम नाम लिख देते हैं, बताइए क्या लिखूं? सबसे बाहर वाला बोलिए मेरे साथ, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दिस विल बी आउटर मोस्ट। देन वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, इसे वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, इसे फैसिक्यूलर टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बंडल्स बनते हैं जाइलम फ्लोएम की, और बंडल के लिए फैसिकल वर्ड यूज करते हैं। इसे कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जाइलम फ्लोएम फूड, वाटर को कंडक्ट करते हैं। और इनके अलावा जो कुछ भी है दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। हम तीनों की बात करेंगे वन बाय वन। और ये हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है कि प्लांट के अंदर इनकी लोकेशन क्या है, उस ऑर्गन के अंदर, और इनका डेफिनेटली स्ट्रक्चर चेंज होगा। और क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो डेफिनेटली इनका फंक्शन भी डिफरेंट हो जाएंगे। हम देखेंगे कि वस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो कंडक्शन करेंगे फूड, वाटर, मिनरल्स का जाइलम फ्लोएम के माध्यम से। एपिडर्मिस जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन करेगी, बट कुछ और भी फंक्शंस करती है, हम बात करेंगे। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या करेगा वो भी हम बात करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दो वर्ड से बना हुआ है। एपी का मतलब अपॉन, और डर्मा या डर्मोज का मतलब स्किन। अपॉन स्किन मतलब सबसे बाहर की जो कवरिंग है वो यही टिश्यू सिस्टम बनाता है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट याद रखना तो बड़ा आसान है, इसका नाम ही बता रहा है, इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी, चाहे वो लीफ हो, रूट हो, स्टेम हो, होल प्लांट बॉडी। हो गया पहला क्वेश्चन। आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सा टिश्यू सिस्टम बनाएगा? क्वेश्चन आया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट, मुझे सोचकर बताइए, यहां देखें कि इन तीनों में से आउटसाइड एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सा टिश्यू सिस्टम है? हमारे बॉडी में क्या है बाहर के कांटेक्ट में डायरेक्टली? स्किन। इसी तरह से यहां पर क्या है दिख रहा है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो आइए अब इसका सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये भी रटने की जरूरत नहीं है, ये भी हमको समझ में आ गया, विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो कौन सा टिश्यू सिस्टम होता है जो सबसे बाहर है? कौन सा है सबसे बाहर? एपिडर्मल। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, यानी इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना? टिश्यू सिस्टम है तो कुछ ना कुछ दो चार चीजें होंगी, तभी तो एक सिस्टम बना है उनका। तो क्या क्या है आइए देखते हैं। नाउ दिस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ, देखिए एक तो इसमें ये एपिडर्मल सेल्स होंगे जो अभी हम बात करेंगे। सो वन इज एपिडर्मल सेल्स जो प्रोटेक्शन देंगे, इसका मेन काम ही है। बट उसके साथ में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स।
इसको ऐसा मानो ये इस किले की दीवार है एपिडर्मिस, लेकिन उस दीवार में भी अगर आप एक मोटी सी दीवार बना दें और कोई गेट नहीं हो, कोई खिड़कियां नहीं हो, कोई विंडोज डोर्स नहीं हो, तो फिर एयर कैसे आएगी जाएगी? अगर आपको कोई सामान अंदर लाना है तो वो सब कुछ कैसे होगा? तो उसके लिए इस एपिडर्मिस की दीवार में, वॉल में कुछ खिड़कियां हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। हम पढ़ेंगे वो क्या होते हैं। सो एपिडर्मल सेल्स के साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर हैं, एपिडर्मल स्ट्रक्चर दैट इज स्टोमेटा। आप सबने प्रीवियस क्लासेस में इसका नाम सुना होगा। आज हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये दीवार जो है, यहां देखिएगा, ये इस तरह से नहीं रहती है। इस दीवार में कुछ झंडे लगे रहते हैं जगह जगह पर, ऐसे। ये इसी वॉल से निकले हैं, यही एपिडर्मल सेल्स हैं, लेकिन ये ऐसे झंडे लगा दिए हैं इन्होंने। इन्हें हेयर कहते हैं। जैसे हमारे में बाल होते हैं, ऐसे ये प्लांट के बाल हैं। रूट में भी होंगे, स्टेम में भी होंगे। सो क्योंकि ये एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं उसी से बाहर निकल रहा है कुछ। जब भी कोई चीज में से कुछ बाहर निकलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, अब मैं इसमें से कुछ बाल ऐसे इसके बाहर कर दूं, फाइबर्स, तो मैं उसे क्या कहूंगी कि वो एपेंडेज है। एपेंडेज का मतलब ही होता है मेन बॉडी से जब कोई बाहर की तरफ एक्सटेंशन हो। जैसे हमारी मेन बॉडी क्या है, हेड से लेकर और पूरा बैकबोन, हमारी लास्ट कॉकिक्स तक, टेल बोन तक जिस पे हम बैठते हैं। और ये हाथ क्या है, ये इस मेन बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। हैंड्स एपेंडेजेस हैं, फोर लिम्स एपेंडेजेस हैं, हाइंड लिम्स एपेंडेजेस हैं। तो ऐसे ही एपिडर्मिस के सेल से ये बाल जैसे स्ट्रक्चर्स बाहर निकल रहे हैं, तो इन्हें कहेंगे एपिडर्मल एपेंडेजेस। ये वो झंडे हैं इस किले की दीवार पर, ये खिड़कियां और झंडे लगे हुए हैं। क्या क्या हैं एपेंडेजेस? रूट हेयर्स, अगर रूट में है तो रूट हेयर्स, और अगर वो स्टेम में है, लीव्स में नहीं होते, अगर वो स्टेम में है तो उसे स्टेम हेयर ना कहकर एक दूसरा नाम दे दिया है, ट्राइकोम्स। हम सब के बारे में पढ़ेंगे, सबका काम भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली ट्राइकोम क्या है? स्टेम हेयर ही है। और रूट हेयर तो रूट्स में मिलेगा, ये स्टेम हेयर हो गया। तो हमें क्या क्या मिलेगा? एक दीवार यानी एपिडर्मल सेल्स, खिड़कियां यानी स्टोमेटा, और झंडे यानी कि एपिडर्मल एपेंडेजेस। अब हम इन तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। प्लीज नोट दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट से, जो दीवार बनी हुई है, एंड दैट इज एपिडर्मल सेल्स। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने समझ लिया, आई प्रॉमिस यू कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एपिडर्मल सेल्स। अब सबसे पहला पॉइंट, ये सेल्स क्या है? दीवार बना रहे हैं, यानी कि प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग है। टिश्यू सिस्टम कौन सा है आउटर मोस्ट कवरिंग? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बट इसमें तो स्टोमेटा भी आते हैं, इसमें तो रूट हेयर, स्टेम हेयर भी आते हैं, पर इन सब में से क्या है आउटर मोस्ट कवरिंग? क्या है? एपिडर्मल सेल्स। सो पहला क्वेश्चन हो गया, दे फॉर्म आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। ऑलराइट, आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट लेयर। अब कैसे होंगे ये सेल्स, समझना स्टूडेंट्स। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो भी सेल्स है, अभी स्टोमेटा के साथ हमें कुछ सेल्स मिलेंगे, रूट हेयर, ट्राइकोम्स यानी स्टेम हेयर, एपिडर्मल सेल्स, ये सब पैरेन्काइमा ही है। दिस इज ऑल पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा हम जानते हैं लिविंग सेल्स होते हैं, थिन सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई, हम पढ़ चुके हैं। इसमें वैक्यूल मिलेगा एक बड़ा सा। जब वैक्यूल बड़ा होगा तो साइटोप्लाज्म कम रह जाएगा, साइड्स में केवल न्यूक्लियस मिलेगा क्योंकि लिविंग है। बिल्कुल ऐसे ही है, बट ध्यान रखिए इसमें कभी क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है। सो लेट अस राइट डाउन, ये क्या है? दे आर लिविंग पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमा से बना हुआ है ये, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पैरेन्काइमा बना और उसी में स्पेशलाइजेशन हो होकर ये एपिडर्मल सेल्स बने हैं। सो दे आर लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ क्या है? लार्ज, पहले तो लिखते हैं थिन सेल वॉल,
थिन सेल वॉल नेचुरली, देन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा बिल्कुल, देन एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर सपोज करो ये एक सेल है, पतली सी सेल वॉल है, और अगर ये बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, साइड में चला जाएगा, और नेचुरली अब साइटोप्लाज्म कहाँ है, सिर्फ चारों तरफ है थोड़ा सा। सो पेरीफेरल साइटोप्लाज्म किसे लाइन कर रहा है, किसके अंदर, किसकी लाइनिंग है, सेल वॉल की, तो हम क्या कहेंगे, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल, राइट। एनसीईआरटी में इसी तरह से लाइन दी हुई है। सो पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, क्योंकि बीच में तो बड़ा सा वैक्यूल आ गया है, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म लाइनिंग द वॉल, वॉल मीन्स सेल वॉल। तो ये सारे इसके कैरेक्टर्स हो गए हैं, ऐसे सेल्स हैं लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स, राइट। अब ये सेल्स का शेप कैसा होता है, अब बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे सोचकर बताइए कि अगर हमको दीवार बनानी है हमारे घर की, तो ईंटें कैसी होती हैं, ऐसी लंबी लंबी ईंट होती है ना, इस तरह से। और आप क्या करोगे, क्या आप सारी ईंटों को पास पास चिपकाकर सीमेंट लगाओगे या दूर दूर? अगर हमने दूर दूर ब्रिक्स लगाई, ईंटें लगाई, तो वो तो दीवार कमजोर है, उसको तो कोई भी तोड़कर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, बिल्कुल पास पास सटाकर चिपकाकर ईंटें लगाते हैं। ऐसे ही हमें सबसे बाहर की कवरिंग बनानी है किसी भी प्लांट के ऑर्गन की, तो सेल्स कैसे होंगे, लंबे, इलोंगेटेड होंगे और पैक्ड होंगे कॉम्पैक्टली। इंटरसेल्यूलर स्पेस या तो होगी ही नहीं या बहुत कम होगी। तो कुछ इस तरह के ये सेल्स होते हैं, राइट। ऑफ कोर्स विद अ सेंट्रल वैक्यूल होगा, सब में न्यूक्लियस होगा खुद का, और ये थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होगा, लाइक दिस। तो आइए लिखते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट दीज एपिडर्मल सेल्स आर इलोंगेटेड। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस दीवार याद रखना, दीवार में ईंट याद रखना, और ईंट हमेशा ऐसी लंबी सी होती है, इलोंगेटेड, एंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पैक्टली पैक्ड। इंटरसेल्यूलर स्पेस या तो होगी ही नहीं या बहुत कम होगी, कॉम्पैक्टली पैक्ड। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, क्या ये एक कंटिन्यूअस लेयर बननी चाहिए या बीच बीच में गैप्स होने चाहिए, बताइए। क्या ऐसा होना चाहिए कि हमने 10 ईंट यहां लगा दी, पूरी एक दीवार, फिर हमने कुछ हिस्सा छोड़ दिया बिना ईंटों के, बिना ब्रिक्स के, फिर बनाई? क्या ऐसा होगा? क्या इससे मजबूती आएगी, क्या इससे स्ट्रेंथ आएगी, क्या इससे प्रोटेक्शन होगा? नहीं। तो एपिडर्मल सेल्स की लेयर भी कंटिन्यूअस लेयर बनाती है। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं कहीं इनमें छोटे छोटे से छेद मिलते हैं जो स्टोमेटा होते हैं, हम पढ़ेंगे। रूट्स में तो होते ही नहीं है, स्टेम में, लीव्स में मेनली, क्योंकि वहां से गैस का एक्सचेंज होता है, हम देखेंगे वाटर का लॉस होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस की लेयर जो है, एपिडर्मल सेल्स की जो लेयर है, वो एक कंटिन्यूअस लेयर होती है। ये क्वेश्चन आता है। सो इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर, और इसको रटने की जरूरत नहीं है, आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव है, कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। कंटिन्यूअस लेयर एक्सेप्ट स्टोमेटा, जहां भी होंगे, जनरली लीव्स और स्टेम में होते हैं। सो कंटिन्यूअस लेयर, ये सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। नाउ यहां मैं एक पॉइंट और लिख देती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, यहां कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। पूरी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सिर्फ एक सेल है जहां पर क्लोरोप्लास्ट होता है, जो हम अलग से लिखेंगे, बाकी किसी भी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। नाउ ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, अब ये हमने ऐसे बना दिया, लीफ में, रूट में, स्टेम में, सब में मिलते हैं। इनके जो बाहर वाली वॉल है, आउटर वॉल, देखो ये तो इनर वॉल है, ये अंदर और भी स्ट्रक्चर्स होंगे, सपोज कॉर्टेक्स है, फिर वस्कुलर बंडल्स हैं, ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू अंदर की तरफ है, ये सपोज ऐसी स्टेम है। तो इसकी जो आउटर वॉल है, यहां पर एक मोटी सी वैक्स की कवरिंग होती है। क्या होती है? वैक्स की कवरिंग। और वैक्स क्या होता है, आप पढ़ चुके हो, बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा है। वैक्स जो है ये फैट्स हैं, फैटी एसिड के ईस्टर्स होते हैं। इसमें एक फैटी एसिड का ईस्टर होता है जिसे क्यूटिन बोलते हैं, और उस क्यूटिन की प्रेजेंस के कारण से इस लेयर को क्यूटिकल कहते हैं।
ये भी रूट्स में नहीं होती। क्यों नहीं होती अभी बताऊंगी। लीफ और स्टेम की एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी मिलते हैं उन्हीं में, और क्यूटिकल भी उन्हीं में मिलती है। ये एक मोटी सी वैक्स की लेयर है एपिडर्मल सेल्स के आउटर सरफेस पर। पहले इतना लिखते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्यूटिकल। एपिडर्मिस के ही अंडर पढ़ रहे हैं हम। क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है? इट इज अ थिक, मोटी सी, थिक वैक्सी कवरिंग ऑन आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस। वैक्सी, थिक वैक्सी आउटर वॉल पे किसकी बनी हुई है? मेड ऑफ क्यूटिन, इसीलिए क्यूटिकल फैटी एसिड का ईस्टर है। अब क्या काम करती है और क्यों मिलती है ये, और ये कहाँ मिलती है? एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव्स। ये इंपॉर्टेंट है। आइए इसको यहीं पर लिख लेते हैं कि रूट्स में दिस क्यूटिकल विल बी एब्सेंट। सो लेट मी राइट इट हियर फॉर यू दैट क्यूटिकल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इज एब्सेंट इन, ऐसा लिखते हैं, क्यूटिकल एंड स्टोमेटा, यही लिख देती हूं, एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट इन रूट एपिडर्मिस। क्यों, वो अभी समझ में आ जाएगा। हर चीज को समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है, नहीं तो भूल जाएंगे। दे आर एब्सेंट इन रूट एपिडर्मिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, अब समझिए। क्यूटिकल का क्या काम है, वैक्स का क्या काम होता है? अब एक मोमबत्ती लेना और उस पे से पानी डालना, क्या होगा? क्या वो पानी एब्जॉर्ब करेगी? नहीं, वो पानी उस पे से फिसल जाएगा। तेल का भी तो यही होता है। तेल में आप पानी डालो तो वो मिक्स नहीं होगा, तेल और पानी। तो वैक्स जो है, फैट्स जो है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो वाटर लविंग नहीं है, वो वाटर को रिपेल करते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ये वाटर रिपेलिंग है तो क्या होगा, यहाँ देखिएगा। सपोज करो ये सेल है, इस सेल में मान लीजिए वाटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो नॉर्मली क्या होगा, अब ये पैरेन्काइमा का सेल है, थिन सेल वॉल है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, वाटर के लिए परमिएबल है, तो पानी आसानी से इस सेल से बाहर एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगा, सेल में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हम नहीं चाहते वो वाटर का लॉस हो, तो नेचर ने इन्हें ये वैक्सी कवरिंग दे दी है। ये वाटर की परमिएबिलिटी के लिए एक रुकावट है, एक अवरोधक है, एक बैरियर है। ये इस पानी को बाहर इवेपोरेट, भाप बनकर निकलने नहीं देगी। और ऐसे ही बाहर से जो पानी आना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाहर ज़्यादा पानी है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा है, वो सारा का सारा अंदर आ जाए, सेल तो फूल जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, तो वो पानी भी अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ वैक्सी लेयर है। तो ना तो अंदर से बाहर जा पाएगा पानी, ना बाहर से अंदर आ पाएगा। ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर रहा है। क्लियर? प्लस एक और काम ये कर रहा है, क्योंकि ये वैक्सी कवरिंग है, चिपचिपी कवरिंग है, बाहर की तरफ है, तो ये एक फिजिकल बैरियर भी बना रहा है। कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, वो इसी में ट्रैप हो जाते हैं, वो सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आइए पहले हम फंक्शन ऑफ क्यूटिकल लिखते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूटिकल? फिर आपको समझ में भी आ जाएगा कि रूट में क्यों नहीं मिल रही है। फंक्शन ऑफ क्यूटिकल, नंबर 1, एक्ट्स एज वाटर परमिएबिलिटी बैरियर। ना तो अंदर से वाटर को भाप बन के बाहर जाने देगा, ना बाहर का पानी वाटर के अंदर आने देगा। और दूसरा, एक्ट्स एज फिजिकल बैरियर। और जब ये फिजिकल बैरियर की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये डिफेंस या प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस। कौन? क्यूटिकल। डिफेंस एक फंक्शन हो गया। और यहां पर ये क्या कर रहा है? यहां पर ये क्या करेगा? प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, क्यूटिकल का फंक्शन क्या है? एक तो प्रोटेक्शन देना और दूसरा लॉस ऑफ वाटर को रोकना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे कि मैम रूट एपिडर्मिस में क्यों नहीं है ये? रूट्स का क्या काम होता है? सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। वो तो चाहते हैं सेल के अंदर पानी आए, तभी तो जाइलम से सारे प्लांट बॉडी में पहुंचेगा। अगर रूट की एपिडर्मिस में ऐसी क्यूटिकल हुई तो वो पानी तो सॉइल से सेल के अंदर आ ही नहीं पाएगा, तो वहां पर इसकी जरूरत नहीं है। उल्टा ये तो
it will prevent the entry of water into the root cell, which we don't want. We want the water to come inside. इसीलिए क्यूटिकल रूट एपिडर्मिस में एब्सेंट होती है. तो अभी क्यूटिकल क्यों एब्सेंट है वो हमने समझ लिया. स्टोमेटा क्यों एब्सेंट है वो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं कि जो रूट की एपिडर्मिस है वो लीफ और स्टेम की एपिडर्मिस से अलग है, काफ़ी अलग है. एक तो इनमें स्टोमेटा नहीं है, एक इनमें क्यूटिकल नहीं है, और मैंने अभी आपको बताया था कि स्टेम हेयर अलग तरह के होते हैं, उन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं. रूट हेयर अलग तरह के होते हैं. तो रूट की एपिडर्मिस जो है वो शूट की एपिडर्मिस से काफ़ी डिफरेंट है, और इसीलिए रूट की एपिडर्मिस को एक स्पेशल नाम दिया है जिसपे क्वेश्चन आता है. लेट्स राइट, रूट एपिडर्मिस इज कॉल्ड या इज नोन एज, इसके 3 नाम हैं. पहला एपीब्लेमा. तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज एपीब्लेमा, रूट की एपिडर्मिस को ही एपीब्लेमा कहते हैं. या रूट के लिए हम राइजो वर्ड यूज करते हैं, याद है आपको? राइजोफोरा, जो रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया मिलेगा, या कॉलियोराइजा हमने पढ़ा था. मोनोकॉट्स में रूट जो रेडिकल है उसकी जो शीट थी, तो राइजो वर्ड हमेशा रूट के लिए यूज करते हैं. सो इसे राइजोडर्मिस भी कहते हैं, यानी रूट की एपिडर्मिस. सो राइजोडर्मिस. इसका एक और नाम है स्टूडेंट्स, इसे पाइलीफेरस लेयर भी कहते हैं. पाइलीफेरस लेयर. समझ लो क्यों, हालांकि डिटेल्स हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. तीनों नाम हमें पता होने चाहिए. पाइली, पिली आपने पढ़ा है, बैक्टीरिया में ऐसे बाहर धागे जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और फेरा का मतलब होता है किसी चीज का होना. तो रूट में ऐसे बहुत सारे पतले 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 रूट हेयर्स होते हैं. याद है आपको, हमने पढ़ा था जो मैच्यूरेशन जोन है, मैंने आपको बताया था वो बच्चे की दाढ़ी मूंछ आ गई थी, शादी हो रही थी, रूट हेयर्स होते हैं. तो क्योंकि पिली जैसे पतले पतले सिंगल सेल के बने हुए रूट हेयर्स होते हैं, इसीलिए पिलीफेरस लेयर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट व्हाट इज रूट एपिडर्मिस कॉल्ड, राइट नाउ. और क्या होता है इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट सिर्फ अभी लिखकर हम छोड़ देंगे, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ओनली इन द लीव्स ऑफ मोनोकॉट, ना रूट्स की बात कर रहे हैं, ना स्टेम की बात कर रहे हैं, ना डाइकॉट की लीफ की बात कर रहे हैं. मोनोकॉट की लीफ में कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज करिए ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं, राइट? तो कुछ सेल्स ऐसे स्पेशल हो जाते हैं लाइक दिस. पैरेन्काइमा के ही सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स ही हैं, लेकिन इनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है. क्या मॉडिफिकेशन हो गया वो बाद में पढ़ेंगे. और ये सिर्फ अपर एपिडर्मिस पे होगा लीफ के. वैसे तो लीफ तो पतली ऐसी पत्ती है, ऊपर भी एपिडर्मिस है, नीचे भी एपिडर्मिस है, हम पढ़ेंगे. तो जो अपर एपिडर्मिस है मोनोकॉट की लीफ की, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाते हैं जिन्हें कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स. इनका काम क्या है वो मैं आपको इसी चैप्टर में आगे बताऊंगी. अभी सिर्फ समझ लो ये क्या है. दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स इन अपर एपिडर्मिस. ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नीट में भी आया हुआ है 2019 में भी. अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीव्स. और इनका काम क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम मोनोकॉट लीफ के बारे में पढ़ेंगे. बस अभी इतना पता होना चाहिए कि जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं या मोटर सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल्स ही हैं, अपर एपिडर्मिस के ही कुछ सेल्स स्पेशलाइज होते हैं. ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. हमने अभी तक क्या पढ़ा, मैं क्विकली रिवाइज करती हूँ. ये दीवार बना रहा है तो नेचुरली क्या होगा, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, ये इसमें जो सेल्स हैं वो इलोंगेटेड है ब्रिक की तरह और क्लोजली पैक्ड है. नंबर 3, ये कंटिन्यूअस लेयर बनाएगा एक्सेप्ट कहीं छोटे छोटे छेद होंगे जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. नंबर 4, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं. न्यूक्लियस मिलेगा, बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म मिलेगा, पतली सी सेल्यूलोजिक सेल वॉल मिलेगी, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट, जो आउटर वॉल है उस पर एक वैक्सी थिक कवरिंग होती है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं. ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है और ये डिफेंस प्रोवाइड करवाती है.
रूट की एपिडर्मिस में क्यूटिकल स्टोमेटा नहीं मिलेंगे, रूट हेयर मिलते हैं, थोड़ी सी अलग है शूट की एपिडर्मिस से, तो उसे एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस या पिलीफेरस लेयर कहते हैं। और मोनोकॉट की लीफ में अपर एपिडर्मिस में कुछ स्पेशलाइज सेल्स मिलते हैं, बुलिफॉर्म या मोटर सेल्स। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि नॉर्मली जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, जो हम दीवार बनाते हैं, मैंने डायग्राम में भी बनाया था, वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। सो एपिडर्मिस इज यूजुअली, अब मैं यूजुअली लिख रही हूं मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शन पढ़ना है, यूजुअली सिंगल लेयर्ड। मतलब जब आप डायग्राम बनाओगे ना तो उसमें बस एक ऐसी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, एक ही लेयर में अरेंज्ड हैं ये सेल्स, इलोंगेटेड, कॉम्पैक्टली पैक्ड। सो ये क्वेश्चन आता है, इट इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड बट इट इज मल्टी लेयर्ड इन। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक प्लांट है नीरियम एंड फाइकस। फाइकस में क्या क्या आता है अब आप अच्छे से जानते हो। फाइकस में पीपल, देन अंजीर जिसे फिग बोलते हैं, फाइकस कैरिका। पीपल जिसे फाइकस रेलिजियोसा बोलते हैं, या बैनियन ट्री बरगद का पेड़ जिसे फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं। इन सब में जो एपिडर्मिस होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मल्टी लेयर्ड होती है। यानी जब हम इनका डायग्राम बनाएंगे अगर, तो हमें जैसे एपिडर्मिस बनानी है तो हमें कई सारी लेयर्स की बनानी पड़ेगी, ऐसे मल्टी लेयर्ड बनानी पड़ेगी इस तरह से। बट यूजुअली इट इज सिंगल लेयर्ड। अगर सिर्फ ऐसा आए एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, 2 लेयर्ड, 3 लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड, तो आंसर होगा सिंगल लेयर्ड। प्लीज नोट दिस डाउन। फिर हम इसका सेकेंड कंपोनेंट पढ़ेंगे विच इज स्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूटिकल, और क्यूटिकल रूट में क्यों नहीं होती वो भी हम समझ चुके हैं, क्यूटिकल का फंक्शन क्या है वो भी हम समझ चुके हैं। आइए अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के, विच इज स्टोमेटा। मैंने आपको अभी अभी कहा था कि वैसे तो एपिडर्मिस की जो लेयर है सिंगल लेयर्ड है, वो एक कंटिन्यूअस लेयर बनाती है, एक्सेप्ट कहीं कहीं जहां पर स्टोमेटा है। सो आइए अब हम बात करेंगे स्टोमेटा की। स्टूडेंट स्टोमेटा जो है एक प्लूरल वर्ड है, बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं विथ सम सेल्स, वील टॉक अबाउट इट। अगर हम एक सिंगल की बात करें तो उसे स्टोमा कहते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका सिंगुलर है स्टोमा, प्लूरल है स्टोमेटा। अब ग्रीक लैंग्वेज में स्टोमा का मतलब होता है माउथ। माउथ मतलब छेद जिसके थ्रू हम खाना खाते हैं। तो प्लांट्स भी इसके थ्रू खाना नहीं खाते हैं, खाना तो वो अपना खुद बनाते हैं। वो इसके थ्रू 2 काम करते हैं। एक्चुअली एक मेन काम के लिए ये नेचर ने बनाया था। ये एक छोटा सा छेद है, इसके थ्रू प्लांट्स O2 CO2 का एक्सचेंज करते हैं। अब आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, गैसियस एक्सचेंज। दिन के टाइम में जनरली स्टोमेटा ओपन रहता है ये छेद, तो CO2 अंदर आती है, उसे यूज करके प्लांट्स खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट में, और O2 बाहर जाती है। और रात के टाइम ये स्टोमेटा बंद हो जाता है, राइट। सो वो कैसे बंद होता है, खुलता है, कब क्या होता है, किन प्लांट्स में, वो सब हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे प्लांट की। अभी इतना समझ लो कि ये एक छेद है, ये माउथ है। जैसे हम खाना लेते हैं, हमारे पास तो नॉस्ट्रल्स हैं गैस एक्सचेंज के लिए, इनके पास नॉस्ट्रल नहीं है, ये इक्विवेलेंट टू प्लांट के नॉस्ट्रल्स ही हैं, इनसे गैसियस एक्सचेंज होता है। और हम जानते हैं कि जब भी हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ वाटर भी वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। आप कांच पर मुंह बंद करके ऐसे सांस छोड़ के देखिएगा तो ऐसी भाप सी बन जाएगी, क्योंकि कुछ वाटर एज वाटर वेपर भाप की तरह इवेपोरेट होकर लॉस होता है, ये नेचुरल है। तो जब ये स्टोमेटा खुला हुआ है, जब गैस का एक्सचेंज हो रहा है, उस टाइम ऑटोमेटिकली लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर भी होता ही होता है। इसी लॉस ऑफ वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि स्टोमेटा एक्चुअली क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा और साथ में ट्रांसपिरेशन को भी रेगुलेट करेगा। आप ऐसा समझो ट्रांसपिरेशन जो है ना, वो जैसे अपन मूवीज में देखते हैं ना, किसी की शादी होती है तो उसके साथ उसका साला ब्रदर इन लॉ आता ही आता है पैकेज डील में, ऐसे ही गैस एक्सचेंज होगा तो वाटर का लॉस होता ही होता है। ऑलराइट, नाउ क्या है ये स्टोमेटा, आइए समझते हैं। सो दीज आर minute pores
पतले पतले छोटे से पोर्स इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, मेनली तो लीव्स एंड सम स्टेम, बट हाँ होते हैं स्टोमेटा, लीव्स में भी है और स्टेम में भी है। एक ऑप्शन चूज करना हो तो लीफ लिखना, अदरवाइज दोनों में होते हैं। यहीं पर लिख देती हूं मैं एब्सेंट इन, बताइए क्या लिखूं, क्या लिखना चाह रही हूं मैं, रूट एपिडर्मिस। क्यूटिकल्स स्टोमेटा दोनों ही रूट एपिडर्मिस में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, अब इसको समझना बड़ा आसान है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब गैस एक्सचेंज होगा तो वाटर का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, भाप। वो भाप कैसे बन रहा है, गर्मी से, क्योंकि ये पार्ट्स सनलाइट को एक्सपोज्ड है, तभी तो वो जो पानी है वो भाप बनेगा, वाटर वेपर। भाई हमारे घर में हम स्टीम कैसे बनाते हैं, बॉईल करके ही तो बनाते हैं, हीट से ही तो बनता है। रूट तो अंडरग्राउंड है, सनलाइट को एक्सपोज्ड ही नहीं है, तो रूट में जो वाटर है वो वाटर वेपर बनेगा ही नहीं, वो वाटर वेपर के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं। इसीलिए रूट्स में स्टोमेटा की कोई जरूरत नहीं होती है। रूट्स में डायरेक्ट जो सेल्स हैं, क्योंकि ना तो क्यूटिकल है वहां पर, ना वो डायरेक्टली गैस का एक्सचेंज होता है। ऑफ कोर्स गैस तो इसको भी चाहिए, O2 CO2 चाहिए, लेकिन डायरेक्टली एक्सचेंज होता है। सो स्टोमेटा क्यूटिकल दोनों ही रूट के एपिडर्मिस में नहीं होते हैं। अब एक्चुअली केवल इस छेद को स्टोमेटा नहीं बोलते हैं, समझना क्या होता है। मैं पहले डाइकॉट्स की बात करती हूँ, फिर हम मोनोकॉट्स की बात कर लेंगे अलग से। डाइकॉट्स की बात करें तो अब हमने कट सेक्शन ले रहे हैं हम, ये एक छेद है, ये छेद है, होल है, इसे स्टोमेटा नहीं कहते। अब आप कहोगे अभी तो आपने लिखा है ये स्टोमेटा है, इसे स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। इस छेद को, ये छेद कैसे बना है, एक्चुअली यहां पर दो सेल्स हैं, और ये दो सेल्स जो हैं ये किडनी, आपने देखा है ना राजमा या किडनी शेप के होते हैं, एक सेल और ये दूसरा सेल, लाइक दिस। अब मैं इसको अच्छे से बनाती हूँ, ये आपको दिखाने के लिए था कि पहले छेद और वो छेद कैसे बना। अब बड़ा आसान है, देखो ये एक बनाओ, बना दिया, और ये दूसरा बना दो, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड। ये जो दो सेल्स हैं इन्हीं कहते हैं गार्ड सेल्स। क्यों, ये गार्ड कर रहे हैं, गार्ड्स हैं ये, किसको गार्ड कर रहे हैं, इस खिड़की पर लगे हुए। खिड़की क्या है, ये छेद है, इसको पूरे को स्टोमेटा कहते हैं। सो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज स्टोमेटल पोर या एपर्चर, छेद है ये। और ये क्या है दोनों, दीज आर गार्ड सेल्स, गार्ड हैं ये। किसकी गार्डिंग कर रहे हैं, इसी छेद की गार्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से O2 CO2 का एक्सचेंज होगा और वाटर का लॉस होगा थ्रू ट्रांसपिरेशन। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा कहते हैं। अब मैं लिखती हूं, आइए, सो अब मैं इसे ठीक करती हूं, देयर आर माइन्यूट पोर्स। लेकिन स्टोमेटा की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गई, ईच स्टोमा हैज टू किडनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स एनक्लोजिंग, क्या है, क्या एनक्लोज कर रहे हैं, स्टोमेटल एपर्चर या पोर। दिस इज इन डाइकॉट्स, इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में दो किडनी या बीन शेप के गार्ड सेल्स होंगे और स्टोमेटल अपर्चर को एनक्लोज करेंगे, राइट। नाउ मोनोकॉट्स में क्या होता है, मोनोकॉट्स में भी ऐसे ही छेद मिलेगा, लेकिन जो, और ऐसे ही दो गार्ड सेल्स मिलेंगे उन्हें गार्डिंग करते हुए। यही इस स्टोमेटल अपर्चर का डायमीटर कम या ज्यादा करेंगे। वैसे ये स्टूडेंट, आइरिस है, आइरिस के बीच में छेद हो गया, प्यूपल, तो प्यूपल से लाइट रेज अंदर जाती है, पर प्यूपल का डायमीटर कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। वैसे ही मोनोकॉट्स में क्या होता है, ये जो दो गार्ड सेल्स हैं ये किडनी शेप नहीं होते, ये डंबल्स की तरह होते हैं। कैसे होते हैं डंबल्स, आइए बनाते हैं। जैसे एक ये डंबल बना दिया, थोड़ा सा नीचे बनाती हूँ मैं ताकि हमारे पास स्पेस रहे। एक ये डंबल बनाया, ठीक है,
और एक और ये डंबल बना दिया, 2 डंबल्स बन गए। ये जो दोनों हैं, these two, these are the guard cells, और इनके बीच में ये जो जगह है, this is छेद, स्टोमैटल एपर्चर। ये किसका स्टोमेटा हो गया? मोनोकॉट्स का। ये किसका हो गया? डाइकॉट्स का। सो लेट मी राइट हियर, दिस इज इन डाइकॉट एंड दिस इज इन मोनोकॉट। इतना क्लियर हुआ पहला पॉइंट? चलो इसको लिख लेते हैं अपन फटाफट से। सो लेट अस राइट दैट इन ग्रासेस, मोनोकॉट्स में पर्टिकुलरली ग्रास फैमिली हम लेते हैं। सो लेट अस राइट डाउन दैट इन ग्रासेस, मैं लिख देती हूं ब्रैकेट में मोनोकॉट्स, guard cells, the 2 guard cells are not kidney or bean shaped, but they are dumbbell shaped. सेम वही enclosing the aperture, वो सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये इस पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। So, what is the function of guard cell? Function of guard cell. गार्डिंग है भाई, गार्ड क्या करता है? घर में कौन आएगा कौन जाएगा उसे कंट्रोल करता है। सो दे रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटल एपर्चर। एपर्चर सिंपल है, इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटल एपर्चर, चाहे मोनोकॉट्स हो चाहे डाइकॉट्स हो। अब ये इनका काम है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे स्टोमेटा की, ये तो गार्ड सेल का काम है, लेकिन पूरा स्टोमेटा मतलब ये पूरा पोर्शन। तो इस पूरे पोर्शन का काम अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? जो मैंने अभी कहा आपसे, यहां लिख देते हैं हम। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, गार्ड सेल ने तो सिर्फ स्टोमेटा के ओपनिंग को बंद करना है खोलना है वो डिसाइड किया, लेकिन इस छेद से जा आ क्या रहा है, क्या फंक्शन है? नंबर 1, इट रेगुलेट्स 2 थिंग्स। नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज यानी O2CO2 एक्सचेंज, और इसी के साथ साथ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन भी कंट्रोल हो रहा है। दिस इज लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर, यानी इवेपोरेशन से जो वाटर का लॉस होता है थ्रू इवेपोरेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो समझ आया, अलग अलग चीजें हैं ये। स्टोमेटा का रोल क्या है? गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा क्या है? ये छेद प्लस गार्ड सेल, ये मिलकर ये काम कर रहे हैं। और गार्ड सेल पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं? इस छेद को कब बंद होना है, कब खुलना है, कब गैस एक्सचेंज होना है, कब ट्रांसपिरेशन होना है, ये सब कुछ इसी से डिसाइड होगा, राइट? अब बहुत इंटरेस्टिंग समझ रहे हैं हम कि ये कैसे होता है। देखिए, ये जो गार्ड सेल, ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरा गार्ड सेल है। अब ये जो गार्ड सेल है, पहली चीज तो ये कि इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, चाहे मोनोकॉट्स के हों चाहे डाइकॉट्स के हों, सब में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मैंने आपसे कहा था पूरे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सिर्फ एक सेल है जहां पर क्लोरोप्लास्ट होंगे, वो यही गार्ड सेल है। ये क्वेश्चन आता है तो अब मैं यहां पर लिखती हूं दैट गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। गार्ड सेल्स, ऑलराइट, हम यहीं पर लिख देते हैं गार्ड सेल्स, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली एपिडर्मल सेल ये जो है, लेट मी दीज आर द क्लोरोप्लास्ट इन गार्ड सेल, इन गार्ड सेल, राइट। अब ये जो एक गार्ड सेल है, इसकी एक इनर वॉल है जो एपर्चर के पास में है, छेद के पास में, और ये आउटर वॉल हो गई। ऐसे ही इसकी ये इनर वॉल हो गई, ये आउटर वॉल हो गई, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप इसको नोट डाउन करो
ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, गार्ड सेल का क्या फंक्शन है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के गार्ड सेल्स का क्या शेप होता है, उस पर क्वेश्चन आता है। और रूट्स में ये एब्सेंट मिलेंगे जो स्टोमेटा है। स्टोमेटा का मतलब ही है गार्ड सेल प्लस दैट ओपनिंग। प्लीज नोट दिस डाउन। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि ये कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल एपर्चर करते हैं जो गार्ड सेल्स हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा रब कर दिया, इस डायग्राम को हम फिर से बना लेंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं लेबलिंग करके ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ काफ़ी सारे पार्ट्स की, कुछ और है वो भी हम बनाएंगे। ये वाली जो वॉल है ये आउटर वॉल है जो अपर्चर से, छेद से दूर है, ये वाली इनर वॉल है। अब क्या होता है, जो इनर वॉल है ना वो बहुत थिक होती है। ये देखो, ये बहुत थिक है। एनसीईआरटी में देखोगे आप डायग्राम ऐसे ही बना हुआ है, इनर वॉल बहुत थिक बनी हुई है, आउटर वॉल पतली सी है डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में यहां देखिए क्या होता है, ये जो डंबल के ऊपर के हैं ये पतले होते हैं, और जो मिडिल वॉल है ये बीच वाली दीवार है, ये देखो, ये ऐसे ही इधर ये बीच में जो है। अब मैं इसे आउटर या इनर नहीं कह रही हूं, मैं इसे मिडिल कह रही हूं। मिडिल वॉल जो है ये बीच में, ये पूरी थिक होती है इस तरह से, लाइक दिस। और ये पतले से होते हैं जो इसके ये बल्ज्ड आउट स्वॉलन पोर्शन है। इसको लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन आता है क्यों, वो अभी समझ में आ जाएगा। सो नाउ आउटर वॉल, कौन सी वॉल है ये, विच इज अवे फ्रॉम अपर्चर, स्टोमेटल एपर्चर। outer wall is thin, right? outer wall is thin but inner wall कौन सी है, जो छेद के पास है, close to aperture is highly thickened या thick, alright, highly thickened inner wall, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट्स की बात करें तो इन ग्रासेस मिडिल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स इज थिकन्ड, मिडिल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स इज थिकन्ड, बीच वाली भी। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझना। देखो गार्ड सेल में क्या होगा, जब पानी अंदर जाएगा, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर बाहर ज्यादा है अंदर कम है, पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा तो ये जो आउटर वॉल है ये स्ट्रेच होगी, और ये पतली सी है, ये स्ट्रेच होगी तो ये छेद चौड़ा हो जाएगा। लेकिन कहीं ये फट नहीं जाए तो इस दीवार को थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो जब ये स्वेल करेंगे, जब पानी इनके अंदर भरेगा तो ये पोर ओपन होगा, और ऐसे ही जब एक्सोऑस्मोसिस होगा, जब वाटर इसमें से बाहर निकलेगा तो ये सिकुड़ेगा, गार्ड सेल सिकुड़ेंगे, श्रंक होंगे, फ्लैसिड होंगे, और ये पोर क्लोज हो जाएगा, राइट। तो कहीं जब आउटर वॉल स्ट्रेच कर रही है वाटर एंट्री के कारण, तो ये इनर वॉल थिक होती है और ये ओपन होती है, जिसके कारण से स्टोमेटा ओपन होते हैं। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, जब इनमें वाटर अंदर आएगा तो यहाँ बढ़ता है इस जगह पर, तो ये हिस्से स्ट्रेच करते हैं। जब ये स्ट्रेच करेंगे तो ये मिडिल वॉल अच्छी मोटी होनी चाहिए स्ट्रेंथ के लिए, और ये छेद ओपन हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट व्हेन गार्ड सेल्स बिकम टर्जिट, टर्जिट मतलब मोटे ताजे, जब पानी इसके अंदर आ जाएगा ये फूले हुए होंगे, तो बताइए छेद खुलेगा या बंद होगा, ओपन्स, तब हम कहेंगे स्टोमेटा, यानी वो छेद ओपन्स, टर्जिट जब है। एंड व्हेन दे आर फ्लैसिड, पिचके हुए, श्रंकन, पानी बाहर निकल गया है, तब हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा क्लोजेस। तो ये क्वेश्चन आता है और बड़ा आसान है भाई, कोई भी चीज कब खुलेगी, जब वो फूली हुई होगी, अंदर फूला हुआ है तो आउटर वॉल स्ट्रेच करेगी, इनर वॉल स्ट्रेच करेगी, छेद बड़ा हो जाएगा, और जब पानी बाहर निकल जाएगा वो पिचक जाएंगे तो छेद बंद हो जाएगा, राइट। नाउ इसके अलावा
इन गार्ड सेल्स को सपोर्ट देने के लिए कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। आइए समझते हैं क्या होते हैं। एपिडर्मल सेल्स ही हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स ही हैं, इसके चारों तरफ कुछ स्पेशल सेल्स हैं, ऐसे बना देते हैं ये कुछ स्पेशल सेल्स लाइक दिस। ये पैरेन्काइमा के ही सेल्स हैं, एपिडर्मा के ही सेल्स हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड हो गए हैं गार्ड सेल को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए। तो ये जो दो थे, ये तो थे हमारे गार्ड सेल्स, राइट। ये था स्टोमैटल एपर्चर, ये हमने क्लोरोप्लास्ट बनाए थे, और ये हो गए वो सेल्स, स्पेशल सेल्स। इन्हें कहते हैं, ये हेल्प कर रहे हैं सब्सिडियरी। सब्सिडियरी का मतलब ही होता है हेल्पिंग या एसेसरी सेल्स। ये बहुत सारे सेल्स हैं, कुछ फ्यू गार्ड सेल्स तो दो ही होते हैं, एक छेद के आसपास दो गार्ड सेल, पर वो कुछ एसेसरी सेल्स से सपोर्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे एक एसेसरी सेल बनाना है, तो मैं कैसे बना सकती हूँ? एसेसरी सेल कुछ इस तरह से होगा, इसमें ऐसा, ये एक सेल है, दिस इज द सब्सिडरी सेल। ये दोनों हो गए गार्ड सेल्स, ये हो गया स्टोमैटल एपर्चर, राइट। और ऑफ कोर्स इसके चारों तरफ क्या होंगे? इनके चारों तरफ तो बहुत सारे एपिडर्मिस के सेल्स हैं, रूटीन एपिडर्मिस के सेल्स हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम आज ही देखना। सो दीज आर एपिडर्मल सेल्स, राइट। यहां पर भी जैसे ये सब्सिडरी सेल्स हैं लाइक दिस, और इसके चारों तरफ फिर एपिडर्मल सेल्स होंगे, रूटीन एपिडर्मल सेल्स क्लोजली पैक्ड। मैंने बनाया नहीं, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होगा। तो बेसिकली हमें ये कैसा दिख रहा है? जैसे अगर ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, तो यहां पर ये छेद है, यहां पर ये किडनी शेप्ड, ये इस तरह से बनेगा, एक्चुअली ये स्टोमेटा बनेगा ऐसा। और इन्हीं एपिडर्मिस के कुछ सेल्स, ये सब्सिडरी सेल्स बन गए, और फिर ये एपिडर्मिस के सेल्स आ गए। इस तरह से छोटे छोटे छेद होते हैं। जहां भी छेद होगा वहां पर गार्ड सेल्स होंगे दो, और उनको सराउंड करते हुए कुछ सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स होंगे जो गार्ड सेल्स को सपोर्ट करते हैं। तो आइए अब हम इनके बारे में लिख लेते हैं, सब्सिडियरी सेल्स या एसेसरी सेल्स। मैं ऑलरेडी वहां नाम लिख चुकी हूं। ये क्या हैं? ये एपिडर्मल सेल्स ही हैं, पैरेन्काइमा के ही सेल्स हैं, लिविंग सेल्स ही हैं। सो दे आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल, या एपिडर्मल है तो ऑफ कोर्स पैरेन्काइमा के बने होंगे, पैरेन्काइमेटस सेल्स। किसको सराउंड कर रहे हैं? गार्ड सेल को, सराउंडिंग गार्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड किस में है? ये शेप और साइज डिफरेंट हो गया है, स्पेशलाइज्ड इन शेप एंड साइज। और ये क्या करते हैं? प्रोवाइड सपोर्ट टू गार्ड सेल। सभी प्लांट्स में नहीं होते हैं, कुछ में होते हैं, कुछ होते हैं ये फ्यू। तो सब्सिडरी सेल्स कहाँ हैं? गार्ड सेल्स के चारों तरफ। क्या करते हैं? उन्हें सपोर्ट देते हैं। कैसे सेल्स हैं? स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स हैं। क्लियर? प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ स्टूडेंट्स बताइए, इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इनमें मैंने आपको बताया था गार्ड सेल्स को छोड़कर किसी भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलते हैं। सो डेफिनेटली यहां भी नहीं मिलेंगे, नो क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, गार्ड सेल्स कैसे सेल्स हैं बताइए? लिविंग या डेड? गार्ड सेल्स भी क्या है? पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, तो वो भी कैसे होंगे? लिविंग होंगे। उनमें भी न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, सब कुछ होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। गार्ड सेल्स भी क्या है? लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सिर्फ एक सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, और वो है गार्ड सेल। सो लेट मी राइट हियर नाउ, ओनली एपिडर्मल सेल्स with chloroplast
आर गार्ड सेल्स, जिनमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो सकता है, गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल का फंक्शन बताओ अब जल्दी से। ये स्टोमेटल अपर्चर की गार्डिंग कर रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। जब ये स्वॉलन होंगे पानी अंदर जाएगा, स्वॉलन होंगे स्टोमेटा ओपन होगा, जब ये फ्लैसिड होंगे पानी बाहर आएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ गार्ड सेल में है। गार्ड सेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ और स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, जिन्हें हम सब्सिडरी या एसेसरी सेल्स बोलते हैं। ना तो ये नॉर्मल एपिडर्मल लाइनिंग में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ना इन सब्सिडरी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। छेद में तो सवाल ही नहीं उठता है, सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल में मिलता है। और इस स्टोमेटा का फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करना। रूट्स में इसकी कोई जरूरत नहीं है, रूट्स में ये एब्सेंट होता है। लीव्स में बहुत ज्यादा स्टोमेटा होते हैं और स्टेम में भी मिलते हैं। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स कि अब ये जो पूरा सिस्टम है, छेद, 2 गार्ड सेल्स एंड फ्यू सब्सिडरी सेल्स, इसे मिलाकर स्टोमेटल अपैरेटस कहते हैं। तो आइए अब हम यहां लिखते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टोमेटल अपैरेटस। स्टोमेटल अपर्चर क्या है, वो छेद। स्टोमेटा क्या है, छेद प्लस 2 गार्ड सेल। और स्टोमेटल अपर्चर क्या है, दिस इज इक्वल टू, सॉरी स्टोमेटल अपैरेटस क्या है, स्टोमेटल अपर्चर वो छेद, अपर्चर प्लस 2 गार्ड सेल्स प्लस फ्यू सब्सिडियरी cells, right? This is very very important again. Now अभी मैं सिर्फ लिख रही हूं, हम इसे आगे पढ़ेंगे जब हम लीव्स पढ़ेंगे मोनोकॉट डाइकॉट की, कि क्या कारण है, बट अभी सिर्फ समझ लीजिए इन मोनोकॉट लीव, मोनोकॉट की जो पत्तियां होती हैं उनमें दोनों सरफेस पर, लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस, दोनों सरफेस पर इक्वल नंबर में स्टोमेटा होते हैं। अब आप स्टोमेटा जानते हो, वो छेद और गार्ड सेल और अगर होंगे तो सब्सिडरी सेल्स। सो बोथ सरफेस हैव स्टोमेटा इन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर। अब ऐसे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं हो सकता, बट हाँ ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, मैं इसका बहुत बढ़िया आपको रीजन के साथ समझाऊंगी ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। बोथ सरफेस, जबकि डाइकॉट्स में ऐसा नहीं होता है। इन डाइकॉट लीव्स एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। अपर सरफेस पे बहुत कम स्टोमेटा होते हैं, लोअर सरफेस पे बहुत ज्यादा होते हैं। सो लोअर सरफेस हैज मच मोर स्टोमेटा देन अपर। क्यों, मैं आपको बताऊंगी, मजे आ जाएंगे। अपर सरफेस क्लियर। सो यहां पर लोअर में बहुत ज्यादा होते हैं डाइकॉट्स के अंदर, और मोनोकॉट्स में इक्वल नंबर में होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन गैसियस एक्सचेंज को कंट्रोल करेगा। 2 गार्ड सेल्स हैं, किडनी या बीन शेप डाइकॉट्स में, ग्रासेस मोनोकॉट्स में डंबल शेप। आउटर वॉल थिन है, इनर वॉल थिक है गार्ड सेल की। टम्बल शेप में मिडिल वॉल थिक है। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस भी होगा, वो स्टोमेटल अपर्चर की ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करेंगे। सभी लिविंग सेल्स हैं सारे के सारे, कुछ सब्सिडरी सेल्स मिल सकते हैं, बट वो भी एपिडर्मल सेल्स हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, बट उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल में मिलेगा, प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स, हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस को समझ लिया, जो प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड इलोंगेटेड लिविंग सेल्स हैं, जिनमें क्यूटिकल की लेयर है, ऑफकोर्स रूट्स में नहीं है। और हमने स्टोमेटा को भी समझ लिया। आइए अब हम थर्ड एंड लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज एपिडर्मल अपेंडेजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपेंडेज का मतलब ही होता है किसी मेन बॉडी से कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर निकलना, आउटग्रोथ्स होना। यहाँ एपिडर्मिस के ही जो सेल्स हैं उन्हीं से आउटग्रोथ्स निकल रही हैं। सो दीज आर आउटग्रोथ्स फ्रॉम एपिडर्मिस या एपिडर्मल लेयर, एक ही बात है, आउटग्रोथ है। और ये रूट और शूट दोनों में मिलती है। सो लेट मी राइट, फाउंड इन, ऐसे अपेंडेजेस दे आर फाउंड इन बोथ रूट एंड शूट।
बोथ। स्टोमेटा क्यूटिकल रूट में नहीं मिल रही थी, तो आइए पहले हम रूट की बात करते हैं। वहां उन्हें कहते हैं रूट हेयर। अब देखो बड़ा आसान है, रूट हेयर में क्या होता है। जैसे सपोज करो ये एक रूट है, ये उसका मैचुरेशन जोन है, यहां पर मैंने इसका टीएस कट किया। वैसे तो हमें ऐसे दिखेंगे रूट हेयर, ऐसे हमने बनाए थे अगर आपको याद हो डायग्राम में। हमने इसका टीएस कट किया, तो जैसे सपोज ये सबसे बाहर की सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, जनरली सिंगल लेयर्ड होती है फाइकस मीडियम को छोड़कर। तो ये जो एक सेल है, यही एक सेल ऐसा बन गया, सिंगल सेल ही है, पैरेन्काइमा का सेल है, लिविंग सेल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, थिन वॉल है, सब कुछ सेम है, बस ये ऐसे बाहर की तरफ निकल गया, ये सेल एक बाहर की तरफ निकल गया। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये रूट के एपिडर्मल सेल्स का, सिंगल सिंगल सेल का इलोंगेशन है, राइट। सो व्हाट आर दीज? दीज आर यूनिसेल्यूलर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मैंने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में भी बताया था, रूट के हेयर यूनिसेल्यूलर होते हैं जबकि स्टेम के हेयर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर होते हैं। सो दीज आर यूनिसेल्यूलर इलोंगेशन ऑफ रूट एपिडर्मिस। एक एक सेल इलोंगेट कर कर एक एक रूट हेयर बनाएगा, यानी कि 1 रूट हेयर इज इक्वल टू 1 एपिडर्मल सेल। आ गया समझ? क्या क्या होगा इसके अंदर? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक रूट हेयर बना, ये सेल है, ये फिर बाकी की एपिडर्मिस के सेल्स हैं इस तरह से। तो इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है क्योंकि वाटर मिनरल सब स्टोर करने हैं, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, थिन वॉल होगी स्टूडेंट्स, ताकि वाटर मिनरल्स डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ जाए, क्योंकि रूट का काम क्या है? वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा इस रूट, इस सेल में? लिविंग है ये, बिल्कुल है, न्यूक्लियस है, सेंट्रल वैक्यूल है जैसा प्लांट सेल में होता है, साइटोप्लाज्म है, थिन वॉल है फॉर डिफ्यूजन। तो ये सब तो आप वैसे ही लिख सकते हो, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। काम क्या है इसका? व्हाट इज द फंक्शन? ये मेन क्वेश्चन आता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। अब आप कहोगे कि मैम इसकी क्या जरूरत है? सॉइल रूट की एपिडर्मिस में तो आपने वैसे ही बताया है कि क्यूटिकल तो होती नहीं है, तो वो तो एपिडर्मिस के सेल से भी तो पानी और मिनरल्स अंदर आ जाते हैं, उसकी भी तो थिन वॉल ही होती है। बिल्कुल सही है आपका दिमाग, बिल्कुल होती है, नो डाउट अबाउट इट। फिर इसका क्या बेनिफिट हुआ? देखो सपोज करो ये रूट ऐसी है, ये पार्ट ऐसा है, तो इतना सरफेस एरिया है जिसके थ्रू वाटर मिनरल अंदर जाएगा। लेकिन मान लो ये ऐसी है, ये रूट हेयर्स निकले हुए हैं। अब देखो पानी, इसको खोल के देखो आप, कितना सारा सरफेस एरिया हो गया, वाटर सब तरफ से जा रहा है। देखिए, तो ज्यादा वाटर, ज्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकती है अब रूट, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। तो रूट हेयर्स क्यों बने हैं? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। जैसे आपने पढ़ा है ना जूलॉजी में क्या होता है, ऐसे विलाई बन जाते हैं। विलाई क्यों बनते हैं हमारे इंटेस्टीन में? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि फूड का ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। बस वही रोल ये प्ले कर रहे हैं। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ऑफ कोर्स। तो रूट हेयर क्या करते हैं? दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पर वो एब्जॉर्प्शन बाकी एपिडर्मल सेल से भी हो रहा है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? ये सरफेस एरिया को बढ़ाकर ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं। दैट इज द मेन रोल। लिविंग सेल्स हैं और यूनिसेल्यूलर हैं, इलोंगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक रूट हेयर का मतलब इस तरह से एक एपिडर्मल सेल ही है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, थिन वॉल, वैक्यूल, सब कुछ के साथ में। जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, रूट हेयर में रटा होना चाहिए, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, यूनिसेल्यूलर अपेंडेजेस हैं, लिविंग सेल्स ही हैं, बट सिर्फ रूट्स में मिलेंगे। आइए अब हमने ए लिखा था, तो अब हम बी लिखते हैं, ट्राइकोम्स।
ट्राइकोम्स क्या है? जो स्टेम के हेयर्स हैं, वही स्टेम की एपिडर्मिस के सेल्स में से जो इलोंगेशंस होंगे. सो दीज आर स्टेम हेयर फ्रॉम एपिडर्मिस ऑफ स्टेम. या हम ऐसा लिख सकते हैं, दीज आर इलोंगेशंस, एक्सटेंशंस, आउटग्रोथ्स फ्रॉम एपिडर्मिस ऑफ स्टेम. बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये स्टेम हेयर है. अब ये ज़्यादातर मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब कई सारे एपिडर्मल सेल्स मिलकर एक स्टेम हेयर बनाएंगे, राइट? जबकि रूट हेयर्स मेनली, रूट हेयर तो हमेशा यूनिसेल्यूलर होता है, ट्राइकोम्स, स्टेम हेयर मेनली मल्टी सेल्यूलर होते हैं. सो ये मेन डिफरेंस है. सो दे आर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर. आप डिफरेंस में भी लिख सकते हो, रूट हेयर यूनिसेल्यूलर, ट्राइकोम या स्टेम हेयर मल्टी सेल्यूलर. ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी. अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ बहुत सारे सेल्स की बनी है तभी चांस है कि वो ब्रांच या अनब्रांच हो. अगर कोई स्ट्रक्चर एक ही सेल का बना है जैसे रूट हेयर, तो वहाँ ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग की कोई बात ही नहीं उठती है. सो मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये सारे एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इन सब पे क्वेश्चन आता है. अब ये कड़क भी हो सकते हैं, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं. सो दे मे बी सॉफ्ट और स्टिफ. अब इनका क्या काम है? क्योंकि यहाँ तो कोई वाटर का एब्जॉर्प्शन करना नहीं है स्टेम को, तो फिर ये हेयर क्यों है? ये क्या सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो जैसे मान लो ये स्टेम है, ठीक है, यहाँ पर ये एपिडर्मिस है, इसकी इस तरह से एपिडर्मिस होगी, लाइक दिस, आउटर मोस्ट कवरिंग. टीएस नहीं है, लंबे में देख रहे हैं. तो नेचुरली यहाँ पर स्टोमेटास भी होंगे, गार्ड सेल, स्टोमेटल अपर्चर सब होगा. तो क्या होता है, जब हवा आएगी तो वाटर का लॉस होगा. अगर बाहर ड्राइनेस है, अंदर सेल्स में वाटर ज़्यादा है, तो वाटर का लॉस हो जाएगा डिफ्यूजन से, स्टोमेटा के थ्रू, ट्रांसपिरेशन से. अब मान लो मैंने यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स निकाल दिए, बहुत सारे सेल्स ही हैं एपिडर्मिस के, इधर भी. अब क्या होगा, इन हेयर ने इस एपिडर्मिस के सरफेस को ढक लिया. अब जब हवा आएगी तो उन्हें पहले इनका सामना करना पड़ेगा. ये अलग से सेल्स हैं, तो वो अच्छे से सरफेस पर पास होकर गुजरेगी ही नहीं, तो वाटर का लॉस होगा ही नहीं, राइट? सो ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर हो. तो एक तो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स जो हैं वो गार्डिंग करेंगे ताकि ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर ना हो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. और ये स्टेम के जो हेयर्स हैं ये पूरी एक कवरिंग बना लेंगे एपिडर्मल सरफेस पर, ताकि इससे भी वाटर का लॉस प्रिवेंट हो. हम डिहाइड्रेशन नहीं चाहते, हम वाटर को रिटेन करना चाहते हैं. बेचारे रूट्स वैसे ही बड़ी मुश्किल से पानी और मिनरल्स खींच खींच कर ला रहे हैं. वी डोंट वांट टू लूज देम. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1, दे प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यूटिकल भी यही कर रहा है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर रहा है. ट्राइकॉम्स भी यही कर रहे हैं, लॉस ऑफ वाटर. सेकेंड, क्योंकि ये एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मिस के सेल्स पैरेन्काइमा के हैं. पैरेन्काइमा का मतलब स्टोरेज, सिक्रीशन, ये इसके फंक्शंस होते हैं. सिक्रीशन होगा यहाँ पर, कुछ ऐसे चिपचिपे सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, वो यहाँ पर चिपचिपा सब्सटेंस है. तो इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे, यहाँ बैठेंगे और अब वो किल हो जाएंगे और फिर प्लांट्स उनसे नरिशमेंट ले सकता है. इवन स्टूडेंट्स कुछ एसिड्स ये सिक्रीट करते हैं, कुछ इरिटेंट्स ये सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण से जो इंसेक्ट्स वगैरह है वो इसके पास आएंगे ही नहीं. तो ये एक डिफेंस, एक प्रोटेक्शन भी दे रहा है. क्यूटिकल भी प्रोटेक्शन दे रहा है, ये भी प्रोटेक्शन दे रहा है. दोनों ही वाटर के लॉस को भी प्रिवेंट कर रहे हैं. सो सिक्रीट्स, क्योंकि पैरेन्काइमा सेल्स हैं, सिक्रीशन बिल्कुल कर सकते हैं. सिक्रीट्स स्टिकी सब्सटेंसेस, इसके कारण से इंसेक्ट्स ट्रैप हो जाएंगे, विच ट्रैप्स इंसेक्ट्स, ताकि उन्हें मारा जा सके, टू बी किल्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर नरिशमेंट. इसके अलावा इरिटेंट्स वगैरह भी ये सिक्रीट करते हैं. तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, दैट दे हेल्प इन डिफेंस, जस्ट लाइक क्यूटिकल.
ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइकोम्स, मेनली मल्टीसेल्यूलर, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, सॉफ्ट और स्टिफ, और ये इसके मेन फंक्शंस हैं। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता नहीं आपके दिमाग में आया या नहीं आया। ये तो हमें समझ आ गया कि ये मल्टीसेल्यूलर क्यों होंगे। एक तो इन्हें बहुत सारा सिक्रीशंस करने हैं, दूसरा इन्हें काफ़ी सारा एरिया को कवर करना है ताकि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर सके, तो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। रूट हेयर क्यों यूनिसेल्यूलर है? क्या किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया? स्टूडेंट्स, इसे वाटर को एब्जॉर्ब करना है। मान लो ये मल्टी सेल्यूलर होता, मान लो ऐसा होता, ये बहुत सारे सेल्स का बना हुआ, तो क्या होता जब वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है तो फिर वाटर को इस सेल वॉल को भी क्रॉस करना पड़ता, फिर इस सेल वॉल को, फिर इसको, फिर जाकर वो अंदर जाता, जाइलम तक पहुँचता जहाँ से उसे कंडक्ट होना है। तो ये सारा इतना पार करना पड़ता, हिंड्रेंसेस हैं ये। भाई हम क्या चाहते हैं, अगर किसी चीज़ को पहुंचाना है तो हम सीधा पाइप चाहते हैं, हम पाइप में कोई बीच बीच में सेप्टास थोड़ी ना चाहते हैं, इसीलिए ये यूनिसेल्यूलर होता है। ये आपकी नॉलेज के लिए, प्लीज नोट दिस डाउन, यू कैन नोट इट हियर, ट्राइकॉम्स। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट होता है। आइए अब हम इसके फाइनल फंक्शंस लिखते हैं ताकि आपको सब कुछ समराइज हो जाए, और ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस, बिकॉज आप सब कुछ समझ चुके हो। सो फंक्शंस ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अभी तक हमने इंडिविजुअल एक एक स्ट्रक्चर का फंक्शन देखा है, बस उन्हीं को कंबाइन करके लिखना है। बताइए क्या लिखूं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम याद आती है बाहर की दीवार, यानी कि प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन? कौन है दुश्मन? बाहर से कहीं कोई इंजरी ना हो जाए, एक्सटर्नल इंजरी, तो पैरेन्काइमा के सेल्स ही इंजर होंगे, वो फटाफट से रिप्लेस होंगे। सो एक्सटर्नल इंजरी, कोई बैक्टीरिया, वायरस, वो सब कुछ ना आए। एक्सेसिव इवेपोरेशन ना हो, बहुत ज़्यादा अगर भाप बन के पानी उड़ा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जो सोलर रेडिएशंस हैं, हार्मफुल सोलर रेडिएशंस, उनसे भी प्रोटेक्शन चाहिए, एक्सेट्रा। बेसिकली प्रोटेक्शन कौन हेल्प करेगा इसमें? बताइए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स? एक तो एपिडर्मल सेल्स, और बताओ क्या करेगा हेल्प? क्यूटिकल, स्टोमेटा इसमें हेल्प करेगा? नहीं करेगा। रूट हेयर करेगा? नहीं करेगा। शूट हेयर करेगा? करता है, अभी अभी हमने देखा। ऑल दीज। नाउ सेकेंड, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब ही है वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये हमें कंट्रोल कर रखना है, क्योंकि जब गैस का एक्सचेंज होता है तो डेफिनेटली ट्रांसपिरेशन होता है, बट हमें कंट्रोल करना है। कौन कंट्रोल करेगा ट्रांसपिरेशन को? बताइए। स्टोमेटा मेन। बट ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, क्यूटिकल भी हेल्प कर रहा है, वैक्सी कोटिंग, ट्राइकोम्स भी हेल्प कर रहे हैं इन स्टेम। नाउ थर्ड, गैसियस एक्सचेंज। ये भी तो इसी टिश्यू सिस्टम का काम है। अगर हम इस टिश्यू को हटा दें तो प्लांट मर जाएगा, क्योंकि O2 CO2 का एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा। रेस्पिरेशन के लिए उसे भी O2 चाहिए, CO2 बाहर फेंकनी है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए। अगर इस टिश्यू सिस्टम को हटा दोगे, ना फोटोसिंथेसिस होगा, ना खाना बनेगा, ना प्लांट ब्रीथ कर पाएगा, वो मर जाएगा। ये कौन करता है? स्टोमेटा। इसमें क्यूटिकल या ट्राइकोम का कोई रोल नहीं है। फोर्थ, सिक्रीशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंसेस, इरिटेंट सब्सटेंसेस, और ये सब कौन करता है बताइए? एपिडर्मल सेल्स करते हैं? नहीं। क्यूटिकल? नहीं। स्टोमेटा? नहीं। रूट हेयर? नहीं। ट्राइकोम्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्यूटिकल के दो फंक्शंस हो गए, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना इन डिफेंस। एपिडर्मल सेल्स का हो गया प्रोटेक्शन, स्टोमेटा का हो गया गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, ट्राइकोम का हो गया सिक्रीशन एंड लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करना। कौन सा स्ट्रक्चर बच गया? रूट हेयर। तो अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, एंड दिस इज ओनली बाय मीन्स ऑफ, ये सिर्फ कौन हेल्प कर रहा है? रूट हेयर, जो एक सिंगल सेल्ड यूनिसेल्यूलर एपिडर्मल सेल ही। इसके साथ ही हमारा ये टिश्यू सिस्टम खत्म होता है स्टूडेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोमेटा पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, गार्ड सेल पे क्वेश्चन आता है, रूट में स्टोमेटा क्यूटिकल एब्सेंट होती है, ये क्वेश्चन आता है, रटने की जरूरत नहीं है।
ट्राइकोम्स मल्टी सेल्यूलर हैं, रूट हेयर यूनिसेल्यूलर हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, किसका क्या फंक्शन है, क्यूटिकल का क्या फंक्शन है, ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ऑफ कोर्स बुलीफॉर्म सेल्स जो मोनोकॉट की लीफ में एपिडर्मल सेल्स हैं जो हमने बिल्कुल अभी पढ़े नहीं हैं। और रूट एपिडर्मिस डिफरेंट है शूट एपिडर्मिस से, क्यूटिकल नहीं है उसमें, स्टोमेटा उसमें नहीं है, उसमें रूट हेयर हैं जो सिंगल सेल्ड हैं, इसीलिए उसे एपीब्लेमा या पिलीफेरस लेयर या राइजोडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।